Dear students, in the previous class we learned about setting up a new administration. ब्रिटिशर्स ने कैसे एक नए शासन को सेटअप किया था उसके बारे में पढ़े थे. स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट द कंपनी आर्मी. स्टूडेंट्स, अभी हम कंपनी के आर्मी के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल रूल भारत की शासन में कई सारे बदलाव लेकर के आई थी, लेकिन उनकी मैन पावर उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी. जो उनकी सैनिक बल थी वो उनकी मैन पावर थी. द मुगल आर्मी वॉज मेनली composed ऑफ cavalry और सवार्स एंड इन्फेंट्री और पैदल और फुट सोल्जर्स. जो मुगल आर्मी था वो मेनली कावलरी होता था. कावलरी मतलब सवार्स. जो सोल्जर्स घोड़े पर बैठ के युद्ध करते थे उनको कावलरी या सवार्स कहा जाता था. और उनकी इन्फेंट्री भी होती थी. इन्फेंट्री मतलब पैदल या फुट सोल्जर्स. जो सोल्जर्स पैदल चल के युद्ध करते थे उनको इन्फेंट्री या पैदल कहा जाता था. स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दी कावलरी सोल्जर्स इन दिस पिक्चर. ये कावलरी सोल्जर्स का एग्जाम्पल है जिनको कि सवार्स कहा जाता था. ये लोग घोड़े पर बैठ के युद्ध करते थे. नाउ यू कैन सी दी इन्फेंट्री सोल्जर्स. आप लोग इन्फेंट्री सोल्जर्स को देख सकते हो जिनको कि पैदल या फुट सोल्जर्स कहा जाता था. ये लोग पैदल चल के युद्ध करते थे. Students, they were given training in archery and the use of sword. The cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. मुगल्स की आर्मी को आर्चरी का ट्रेनिंग दी जाती थी. आर्चरी का मतलब है तीरंदाजी या तीर मारना, और उनको तलवार चलाने का भी ट्रेनिंग दी जाती थी. मुगल आर्मी में कावलरी सोल्जर्स ज़्यादातर थे और मुगल्स को लगता था कि उनकी आर्मी में ज़्यादातर इन्फेंट्री को रखना उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. स्टूडेंट्स, द रूरल एरियाज हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड peasants and the local जमींदार्स often supplied the मुगल्स with पैदल सोल्जर्स. गांव वाले एरियाज में बहुत सारे मात्रा में आर्म्ड पीजेंट्स थे और जो लोकल जमींदार थे वो अक्सर मुगल्स को पैदल सोल्जर सप्लाई करते थे. ए चेंज occurred in the 18th century when the Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. 18th सेंचुरी में एक बदलाव आया था जब जो अवध और बनारस के जो मुगल्स के उत्तराधिकारी थे वो पीजेंट्स को अपने आर्मी में रखना स्टार्ट कर दिया और उनको अनुभवी सोल्जर्स की ट्रेनिंग दिया गया. द ईस्ट इंडिया कंपनी adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as the सिपोही आर्मी. ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ये मेथड अपनाया और उसने भी आर्मी में लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया जिसको उन्होंने सिपोही कहा. ये सिपोही वर्ड इंडिया के सिपाही वर्ड से आया है जिसका अर्थ है सोल्जर. तो गांव वाले इलाकों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी काफ़ी सारे लोगों को अपने आर्मी में लेना शुरू कर दिया. स्टूडेंट्स, एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड फ्रॉम द 1820s, the cavalry requirements of the company's army declined. जो वारफेयर टेक्नोलॉजी था, जो युद्ध करने का तकनीक था, वो 1820 के बाद चेंज हो गई. जो कावलरी थी मतलब जो घोड़े में युद्ध करने वाले आर्मी थे उसको कंपनी ने कम कर दिया था. दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वेयर आर्म्ड विथ मस्केट्स एंड मैचलॉक्स.
ये इसीलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स के जो आर्मी थे वो अब युद्ध में मॉस्केट्स और मैचलॉक्स का यूज करने लगे थे। ये मॉस्केट्स एक हैवी गन था जिसको कि इन्फेंट्री सोल्जर्स यूज करते थे, और मैचलॉक्स भी एक प्रकार का गन होता था। कंपनी के सोल्जर्स की अभी ज़रूरत भी अलग हो गई, और अभी कंपनी को इन्फेंट्री आर्मी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप एक मॉस्केट्स को देख सकते हो जो कि एक प्रकार का गन है। इसको ब्रिटिश की आर्मी यूज करते थे। नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ ए मैचलॉक। ये भी एक गन का एग्जाम्पल है जिसको कि मैचलॉक कहा जाता था। इसको भी ब्रिटिश की आर्मी यूज करते थे युद्ध में। स्टूडेंट्स, in the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब हर समय वो आर्मी को रेडी करके रखते थे युद्ध के लिए। स्टूडेंट्स, सोल्जर्स वेर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, drill and discipline that regulated their life far more than before. जो सोल्जर्स थे उनको यूरोपियन स्टाइल का ट्रेनिंग दिया जाने लगा, उनका डीलिंग होने लगा, और डिसिप्लिन उनकी लाइफ को और अच्छे से नियंत्रित कर दिया। इसकी वजह से जो कैस्ट और कम्युनिटी फीलिंग्स था उसको इग्नोर कर दिया गया क्योंकि उनको अनुभवी सोल्जर्स की चाहिए था। स्टूडेंट्स, here is a question arises: could individuals so easily give up their caste and community feelings? Could they see themselves only as soldiers and not as members of communities? यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या एक इंसान अपनी कैस्ट को, अपने रिलीजन को ऐसे ही भूल जाएगा? क्या वो अपने आप को केवल सोल्जर्स की नज़रिए में देखेगा और कम्युनिटी के मेंबर्स के हिसाब से नहीं देखेगा? तो ये सारे क्वेश्चंस पैदा होता है। Students, here another question arises: what did the sepoys feel? How did they react to the changes in their lives and their identity? That is, their sense of who they were. कंपनी के सिपाही कैसे फील करते थे? ये एक क्वेश्चन आता है जो उनके जीवन में बदलाव आया था और उनकी पहचान बदल चुकी थी। उसको वो किस तरह से देख रहे थे? तो जो 1857 में विद्रोह हुआ था वो हमें इन सिपाहीज के बारे में एक झलक दिखाता है। इसको हम चैप्टर 5 में अच्छे से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी द फिगर 16, ए सवार ऑफ बंगाल इन द सर्विस ऑफ द कंपनी। आप लोग इस फिगर में बंगाल का एक सवार को देख सकते हो जो कि कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इस पिक्चर को 1780 में एक अननोन इंडियन आर्टिस्ट के द्वारा पेंट किया गया था। जब मराठाज और मैसूर के साथ ब्रिटिशर्स का युद्ध हुआ था, उसके बाद कंपनी ने सोचा कि अब इनके आर्मी में कैवलरी फोर्सेस की ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मेक एन कंक्लूजन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हम कंक्लूजन करते हैं। Thus, the East India Company was transferred from a trading company to a territorial colonial power. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ के हम जान लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी से बदल के एक कॉलोनियल पावर बन गया था। वो अपने खुद का साम्राज्य बना लिया था हमारे देश में। अर्ली 19th सेंचुरी में नया स्टीम टेक्नोलॉजी आया, इससे उनको और ज़्यादा हेल्प मिल गया। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months to travel India by sea. Steam ships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far-off country like India. पहले उनको इंडिया में समुंदर में जाने के लिए
एक जगह से दूसरी जगह 6 से 8 महीना लग जाता था। लेकिन बाद में जब स्टीम शिप्स आया, उनकी जर्नी बहुत आसान हो गई। अब उनको एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाने के लिए सिर्फ 3 वीक्स का समय लगता था। ब्रिटिशर्स और उनकी फैमिलीज अब आराम से इंडिया आ सकते थे। Students, by 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. 1857 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश की 63% इलाके पर डायरेक्ट शासन कर रही थी, और जिसमें कि भारत की 78% पॉपुलेशन भी थे, और बाकी सारे भी जो इलाके और पॉपुलेशन थे उनके ऊपर भी कंपनी के इनडायरेक्ट प्रभाव थे। तो पूरा का पूरा देश ही ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। तो 1857 तक ब्रिटिशर्स पूरी तरह से भारत पर हुकूमत जमा चुके थे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। हियर this chapter is completed. I hope you have understood the lesson very well. If you have any doubt, you can ask me. I will try to make solutions. So students, thanks a lot. Have a very nice day.